नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रेलवे एनटीपीसी के सिलेबस की और उसके अंदर मैंने आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी सारे टॉपिक्स करवाए जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, हम लोग एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, यानी कि जिस व्यक्ति ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है या फिर वो जीके में थोड़ा घबराता है, वो अगर इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस को देख लेगा तो मेरे ख्याल से उसे बहुत हेल्प मिलेगी। एटलीस्ट वो 60 से 70% क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने में बहुत ही आसानी महसूस करेगा। इसीलिए मैं आपके सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको बड़ा गहराई से आपके सामने लेकर आया हूँ। साथ ही साथ जो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है उसको लाइन टू लाइन मैं लेकर चल रहा हूँ। सिलेबस के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री लिखा था तो मॉडर्न हिस्ट्री ही लिया गया। सिलेबस के अंदर भारत और विश्व का भूगोल लिखा था तो वही लिया। चीजें बहुत सारी है पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, बट जैसा कि हमारा स्लोगन है 50 दिन रेलवे इन, तो उसी के ऊपर काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं आपकी एक नई क्लास शुरू कर रहा हूं पॉलिटिकल साइंस की, या जिसको आप संविधान बोलते हैं। इसके अंदर देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर हमें भारतीय संविधान, उसका विकास कैसे हुआ, कैसे अस्तित्व में आया, संविधान के सोर्सेस क्या क्या है, हमारा वर्तमान संविधान, उसकी प्रस्तावना, उसके हमारे जो स्ट्रक्चर है यानी कि संविधान का ढांचा, उसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं। उसके बाद हम हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमारे मौलिक कर्तव्य जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इन सभी के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी की हमसे उम्मीद की जाती है। तो बारी बारी से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, पर आज का हमारा टॉपिक है संविधान का विकास, संविधान सभा और संविधान के स्रोत। देखिए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं, इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो आज भारत में सबसे बड़ा है, अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि भारत किससे चलता है तो भारत संविधान से चलता है। भारत में कोई एक राजनीतिक पार्टी या एक राजनीतिक नेता या कोई ऐसी बड़ा परिवार नहीं है जो इस देश को चला रहा है। इस देश को यह संविधान चला रहा है। यह संविधान मूल रूप में जो हमारे अस्तित्व में आता है ये 1950 में अस्तित्व आता है। तो क्या अचानक से एक मूल रूप 1950 में एक किताब आपके सामने प्रकट हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही लंबी प्रक्रिया रही है। बहुत ही लंबे समय तक बार बार कानून लाए गए, नए कानून लाए गए और उन सभी का समावेश आपको आज के संविधान के अंदर मिलेगा। भारत के अंदर लिखित संविधान बनाने की और लाने की प्रक्रिया नो डाउट अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई है। उससे पहले हमारे पास ना तो कोई यूनिफॉर्म संविधान था, ना ही हमारे पास कोई यूनिफॉर्म एक किताब थी जिसके अकॉर्डिंग चला जाए। जिस जगह पर जो रियासत थी, जो राजा था, नवाब था, बादशाह था, वो अपने ही नियम कानून चलाता था और वो नियम कानून कभी भी बदला जा सकता था। बात समझ रहे? तो ऐसी स्थिति के अंदर जब अंग्रेज आए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उनको भारत के अंदर अपना शासन प्रशासन चलाने की व्यवस्था महसूस हुई, तो उन्होंने उसी व्यवस्था को लागू किया जैसा कि वो इंग्लैंड में देखते आए थे। इंग्लैंड भी आप देखिए लंबे समय से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा है। वहां पर पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र है। इसका मतलब है कि वहां पर राजा की उपाधि तो है, राजा की गद्दी तो है, परंतु उसके जो पावर्स हैं उसको एक पॉलिटिकल बॉडी ने, या जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं, उसने बाउंड किया हुआ है। वो बिल्कुल फ्रीली अपने डिसीजंस नहीं ले सकता। हालांकि आज भी कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश मोनार्क के अंडर में काम करती है। हालांकि राजा एक सिर्फ सलाहकारी सदस्य है, वो किसी भी प्रकार का इंटरफेयर जो है वो राज्य के कार्यों में नहीं कर सकता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी मोनार्क नहीं है। भारत में सिर्फ और सर्वोपरि हमारी जनता है। जनता के चुने हुए जो सदस्य हैं वो जाके संसद में बैठते हैं। तो पहले हम बात करें कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उनके द्वारा किस प्रकार से संविधान के नियम हमारे लिए लेकर आए, किस किस प्रकार से उन्होंने हमारे लिए कानून बनाए जो आगे चलकर हमारे आज के संविधान की नींव बने। कुछ पहले इंसिडेंट में आपको वापस याद दिलाना चाहूंगा। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको एक युद्ध बताया था 1757 का प्लासी का युद्ध, याद है ना? प्लासी के युद्ध के अंदर क्या हुआ था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया था ब्रिटिश सेना से, अंग्रेज सेना से हार गया था। अंग्रेज सेना का जो कमांडर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। हालांकि देखिए, अंग्रेजों ने नो डाउट बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, परंतु अंग्रेजों की मदद बंगाल के कुछ लोकल
लीडर्स जो थे, जैसे सिराजुद्दौला के ही सगे संबंधी मीर जाफर, मीर कासिम, ठीक है, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मासी घसीटी बेगम, सेठ अमीचंद, धर्मीचंद, ये सभी सिराजुद्दौला के विरोधी थे और ब्रिटिश सेना के साथ में थे। तो ब्रिटिश सेना ने डायरेक्ट तो कंट्रोल नहीं किया, अपना एक कठपुतली नवाब मीर जाफर जो है उसे गद्दी पर बैठा दिया। मीर जाफर ज्यादा काम का नहीं था तो उसकी जगह एक अन्य मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। मीर कासिम ने विद्रोह कर दिया और 1764 के अंदर एक और युद्ध हुआ जिसे इतिहास में अपन बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और ब्रिटिश सेना के बीच में हुआ। इस युद्ध के अंदर भी ब्रिटिश सेना जीत गई। बात समझ रहे? हालांकि ये बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से थोड़ा अलग था। क्यों? जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, प्लासी के युद्ध में तो अंग्रेजों की कई सारे और गुटों ने सहायता करी थी, पर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता किसी ने नहीं करी। अंग्रेज अपने अकेले लड़ रहे थे। उल्टा दूसरी तरफ मीर कासिम के साथ अवध का नवाब भी था, मीर कासिम के साथ दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय भी था। दोनों पक्ष जो है, तीनों पक्ष जो है, ये साथ में मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, बट फिर भी हार गए। इसका मतलब क्या है? अब तो पूरे बंगाल पर सिर्फ अंग्रेजों की अथॉरिटी है। उन्होंने मीर जाफर, जो इससे पहले था मीर जाफर के एक बेटे मीरन को जो है गद्दी पर भी बैठाया। बात समझ रहे? परंतु उसको ज्यादा अधिकार नहीं दिए। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे बंगाल का कुख्यात दोहरा शासन चलाया, दोहरा शासन या डायर की। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया, मीरन को बोला कि देख, जो भी बंगाल के अंदर प्रशासन चलाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, बंगाल की जो पुलिस व्यवस्था होगी, जो सारे के सारे आपके यहाँ पे छोटे बड़े मुकदमे होंगे, जो कि मतलब आपस में लड़ाई झगड़े वाले मुकदमे, वो सब तुम देखना। जबकि बंगाल में रेवेन्यू वसूलना, न्याय देना, ठीक है, और लोगों के जो दीवानी मामले, रुपए पैसे से संबंधित कोई डिस्प्यूट है तो वो हम देखेंगे। मतलब सारे कर्तव्य तो निभाएगा नवाब और सारे अधिकार भोगेंगे कौन? अंग्रेज। इसे बंगाल का कुख्यात दोहरा शासन कहा जाने लगा, जिसमें पता ही नहीं है कि बंगाल की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में। एक तरफ हम बंगाल के नवाब को देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम अंग्रेजों को देख रहे हैं। तो लगभग 7 सालों तक जो है, यानी 1765 से लेके 1772 तक बंगाल में अफरा तफरी मची। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सैनिक वहां से आते थे वो अपना काम धंधा शुरू करना लग जाते थे, अर्थात लोकल मार्केट से चीजें खरीदना, उनको विदेशों में जाकर बेचना, अपना अपना फॉर्च्यून वो बनाने लग गए। पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी भयंकर तरीके से भ्रष्ट हो गई। बात समझ रहे हैं? और एट दैट मोमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल था वो था रॉबर्ट क्लाइव। भयंकर तरीके से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो भ्रष्ट आदमी था। वो खुद ही अपने आप को बंगाल का नवाब कहता था और नवाब के नाते उसने बहुत सारी धन संपदा भी जमा कर ली थी। ऐसी स्थिति में जब ये खबर इंग्लैंड पहुंची तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, भाई इस तरह से तो ये जो हमारा एसेट है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है जो हमको वहां से इतना भारी मात्रा में रेवेन्यू लाके देता है, अगर इस प्रकार से ये भ्रष्ट हो गया तो हमारे रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा स्रोत जो है वो अलग हो जाएगा। साथ ही साथ ये वो दौर था, कौन सा देखिए आप, ये 1772 की बात मैं आपको बता रहा हूं। ये वो दौर था जब अमेरिका में, वर्तमान में जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पे अमेरिकी लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और अमेरिकी लोग भी अपनी स्वतंत्रता किससे मांग रहे थे? ब्रिटेन से मांग रहे थे। बात समझ रहे? और फाइनली उनको 4 जुलाई 1776 को जाकर स्वतंत्रता मिल भी गई। तो अमेरिका कब आजाद हुआ? 4 जुलाई 1776 को। आज जिसको आप यूएसए बोलते हो ना, वो 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था। मतलब इतना बड़ा वो कॉन्टिनेंट था जिसके ऊपर अंग्रेज जो है मनमाने तरीके से वहां से लोगों से टैक्स वसूलते थे। वहां पर अपने उद्योगों के लिए वो कच्चा माल लेके आते थे। वहां पे कॉटन के फील्ड थे, बड़े बड़े तंबाकू के फील्ड थे। वहां से वो कच्चा माल लेकर अपने देश लंदन लाते थे, वहां पर उसको प्रोसेस करते थे और फिर उसको दूसरे देशों के अंदर भेज दिए देते। इससे अंग्रेजों को बहुत प्रॉफिट होता था। बट वहां पर अमेरिकी लोग जो है, जो ज्यादातर यूरोपियंस ही थे, उन्होंने इस बात का इंग्लैंड का बड़ा विरोध किया और फाइनली इंग्लैंड को इनको अपनी स्वतंत्रता सौंपनी पड़ी। अब ऐसे में इतना बड़ा अमेरिकी महाद्वीप जो है, जहां से कच्चे माल का लगातार उत्पादन होता था, वो हाथ से निकल गया किसके? अंग्रेजों के। तो अब अंग्रेजों ने अपना ध्यान किधर लगाया? एशिया की तरफ लगाया और एशिया में, भारत में उनको बहुत पोटेंशियल दिखा। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्ब करने के लिए, यानी कि रेगुलेट, उसको नियंत्रित करने के लिए, सबसे पहले तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया कि भाई तुम वापस आ जाओ, तुम कोई काम के नहीं हो, वहां पे फालतू का भ्रष्टाचार किया है। भाई कहीं पर जब आपका लीडर ही भ्रष्ट है तो नीचे तो भ्रष्टाचार होना ही होना है। रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट में भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया गया।
फिर बाद में रॉबर्ट क्लाइव मानसिक रूप से पागल हो गया और अंतिम रूप से उसकी जिंदगी के लास्ट दिन उसके बड़ी कठिनता से गुजरे। उसके बदले एक ईमानदार व्यक्ति को बंगाल का गवर्नर जनरल वर्धा के भेजा। उस ईमानदार व्यक्ति का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। साथ ही साथ वॉरेन हेस्टिंग्स जब 1772 में भारत आ गया तो उसके अगले साल 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जिसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो बेसिकली बंगाल का जो भी गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल जो भी होगा उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक कानून था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी हद में रहकर, कानूनों की हद में रहकर काम कर सके। बात समझ रहे? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के इतिहास में पहला लिखित कानून था। इससे पहले कोई भी लिखित कानून नहीं आया है। तो भारत में संवैधानिक प्रक्रिया शुरू ही होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इस एक्ट की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी, अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या किया गया कि कलकत्ता में गवर्नर जनरल की एक काउंसिल गठित की गई जिसमें 4 सदस्य होंगे। मतलब गवर्नर जनरल कोई भी डिसीजन अपने आप अपने स्वतंत्र रूप से नहीं लेगा। 4 जने जिनकी नियुक्ति ब्रिटेन से ही होगी, उन लोगों की सलाह पर मेजॉरिटी से गवर्नर जनरल कोई भी डिसीजन लेगा। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को ही बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल का एक्टिंग गवर्नर था, इसी को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। साथ ही साथ मद्रास और बंबई जो उस समय अंग्रेजों के अधिकार में पूर्णतया नहीं थे, कुछ कुछ वहां के इलाके ही थे, उनका भी प्रशासन बंगाल के गवर्नर जनरल की देखरेख में होगा। एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ। और कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पर बनाया गया? कलकत्ता में। और मैं वापस बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट ना लोअर कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट। बात समझ रहे हैं? तो भारत में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी, जो बंगाल के अंदर होने वाले दोनों प्रकार के दीवानी का मतलब लेन देन, रुपए पैसे का मामला, और फौजदारी मतलब हत्या, लूट, डकैती, इस प्रकार के मामले। तो दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई अब कौन करेगी? ब्रिटिश कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, जिसका मुख्यालय कहां है? कोलकाता में। साथ ही साथ इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी अब अपनी कैपेसिटी में कोई भी अपना बिजनेस नहीं करेगा। बात समझ रहे? साथ ही साथ कोई भी चीज भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो बकायदा उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट। इससे क्या हुआ? वापस बंगाल के अंदर ऑर्डर आया, बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था स्थापित हुई। अंग्रेज और अंग्रेज सेना, अंग्रेजों के जो ये कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो बिल्कुल निरंकुश हो गए थे, उन पर अंकुश लगाया गया। इससे बंगाल के अंदर कुछ देर के लिए स्थायित्व आया। लगभग आप देखिए 11 साल तक ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो एक्टिव रहा। रेगुलेटिंग एक्ट में एक व्यवस्था और की गई थी कि प्रत्येक 20 सालों के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ और प्रावधान जोड़े जाएंगे। तो 1773 के बाद 1793, फिर 1813, फिर 1833, लगातार जो है रेगुलेटिंग एक्ट में और भी सुधार किए गए। पर इस बीच के अंदर एक और एक्ट आया जिसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोला जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट। इसके अंतर्गत क्या करा गया? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसके अंदर 6 सदस्य थे। साथ ही साथ बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो है उनको सीधा गवर्नर जनरल के कंट्रोल में कर दिया। पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल अलग काम करता था, मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर जनरल तो नहीं थे, पर वहां पर सिर्फ गवर्नर थे। गवर्नर जनरल अलग पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, गवर्नर अलग पोस्ट है। तो मद्रास में और बॉम्बे के अंदर सिर्फ गवर्नर थे जो स्वतंत्र निर्णय लेते थे। परंतु इस एक्ट के अंदर क्या हुआ? इन्होंने कहा कि भाई अब मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल की मंजूरी के बिना कोई डिसीजन नहीं लेंगे। साथ ही साथ दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसका अर्थ था एक पूरा जो बोर्ड है, जैसे बंगाल है, बंगाल में सारा प्रशासन किसका चल रहा है? बंगाल में सारा प्रशासन बंगाल के गवर्नर जनरल का चल रहा है। साथ ही साथ दूसरी जगहों पर जहां पर छोटी छोटी अंग्रेजों की बस्तियां हैं,
जैसे आप देखेंगे कि मद्रास के पास में, बॉम्बे के पास में अंग्रेजों ने छोटी छोटी बस्तियां बसाई थी, उन सबका नियंत्रण जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखा जा रहा था। दोहरी शासन व्यवस्था चल रही है, एक ही जगह है, एक ही जगह से लोग आ रहे हैं, बट अलग अलग प्रशासन देख रहे हैं। साथ ही साथ भारत के अंदर कोई भी आक्रामक युद्ध और प्रत्याभूति संधि और साम्राज्य विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया। इसका एक कारण था, एक्चुअली क्या हुआ, 1784 से पहले 1782 के अंदर अंग्रेजों को मराठों के हाथों बहुत बुरी हार मिली थी। अंग्रेज बुरी तरह से मराठों से हारे थे, और इसी के साथ साथ अंग्रेज हैदर अली से भी युद्ध के अंदर हारे थे 1780 में। हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के पिताजी, हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान का पिताजी थे, मैसूर के सुल्तान थे। हैदर अली भारत का वो पहला शासक है जिसने अंग्रेजों को आमने सामने के युद्ध में हराया। तो 1780 के अंदर हैदर अली ने हरा दिया, 1782 में मराठों ने हरा दिया। इससे अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ, रेपुटेशन का भी नुकसान हुआ, धन व्यय भी हुआ, क्योंकि संधि होती थी तो बकायदा उसका हर जाना, युद्ध की क्षतिपूर्ति हारने वाले पक्ष को देनी पड़ती थी। अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ, तो उन्होंने कहा एक तो ये साम्राज्य विस्तार की नीति जो है इसको अभी रोका जाए। आक्रामक युद्ध यानी कि अब किसी भी दूसरी रियासत के ऊपर साम्राज्य विस्तार के भरोसे से हम लोग आक्रमण नहीं करेंगे। ये सब किस में हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ। अगला जो एक्ट आया बड़ा, वो आया 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 ते आते आते भारत के अंदर अंग्रेजों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। कैसे? 1799 के अंदर हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान युद्ध के अंदर मारा गया और मैसूर की पूरी रियासत अंग्रेजों के अंडर में आ गई। 1803 से लेके 1805 के बीच में मराठों के जितने बड़े बड़े सेना नायक थे, चाहे वो ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, पुणे के भोसले थे, इन सभी को अंग्रेजों ने अलग अलग युद्धों के अंदर हरा दिया, मराठों की शक्ति को तोड़ दिया। मराठे अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए बाध्य हो गए। 1806 में अंग्रेजों ने सीधा दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को अंग्रेजों ने एक तरह से भारत का कठपुतली बादशाह बना दिया। उसे पेंशन दे दी, उसको कहा भाई अब तेरे देश का प्रशासन हम देख लेंगे, तुम सिर्फ पेंशन लो और यहां पे बैठो। तो सीधा सीधा आप देखें तो दिल्ली पर भी कब्जा हो गया। बात समझ रहे? ले दे के बस एक सतलुज नदी के पार जो महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य था वो अब अंग्रेजों की पहुंच से दूर था। दूसरी तरफ भारत में कई सारी छोटी छोटी रियासतें थी, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी उस समय। सारी रियासतों के साथ अंग्रेजों ने एक संधि करी और उनसे कहा देखो हम तुम्हारे एलाई हैं, हम तुम्हारे सहयोगी हैं, हमारे से बिना पूछे तुम किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण नहीं करोगे। दूसरा राज्य अगर तुम पे आक्रमण करेगा तो सबसे पहले तुम्हारी रक्षा करने के लिए हम आएंगे। इसीलिए तुम्हारे राज्य की राजधानी में हमारी अंग्रेज फौज की एक रेजिमेंट एनी टाइम उपस्थित रहेगी। साथ ही साथ तुम्हें अपनी सेना में कटौती करनी होगी। ऐसा करके लगातार अंग्रेज जो है वो भारतीय राजाओं की शक्तियों को कमजोर करते रहे। जब बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां कर ली तो उससे घबराकर जो कुछ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले भी मराठों जैसे शासक हो सकते थे, उन्होंने भी फिर अंग्रेजों से सारी संधियां करके अपनी शक्तियां अंग्रेजों को सौंप दी। तो कहने का मतलब है 1813 आते आते अंग्रेजों की शक्ति भारत में बहुत बढ़ चुकी थी। अब अंग्रेज सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारिक कंपनी नहीं रह गए थे, वो पूरे के पूरे भारत के माई बाप हो गए थे। पूरे भारत में वो अपना शासन प्रशासन चला रहे थे। पैसा भी खूब आ रहा था। पास में चीन देश से वो व्यापार कर रहे थे, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका यहां पर वो व्यापार कर रहे थे। इंडोनेशिया और मलेशिया जाने वाले ट्रेड रूट को वो लोग नियंत्रित कर रहे थे। खूब पैसा आ रहा था। तो इंग्लैंड ने फिर से अपना एक कानून बना के भेजा कि ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार रख सकती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी होगी जो चीन के साथ चाय का व्यापार करेगी। कंपनी ने भारत के जो भी प्रदेश जीते हैं वो सारे प्रदेश सीधे इंग्लिश क्राउन के अंतर्गत आएंगे। मतलब चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई लड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर सारा नियंत्रण स्थापित किया, परंतु अब ये सारे के सारे जो प्रदेश हैं वो सीधा किसके राज्य में सम्मिलित मान लिए जाएंगे? ब्रिटिश क्राउन के सम्मिलित मान लिए जाएंगे। कंपनी अधिक से अधिक 29,000 सैनिक रख सकती थी, परंतु सारा पैसा भारत से इसको आएगा। साथ ही साथ अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की नहीं सोची थी, परंतु अब भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को आने की अनुमति मिल गई थी। साथ ही साथ भारत के अंदर
धार्मिक शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी अलग से फंड जारी किए गए। साथ ही साथ भारत में पहली बार अंग्रेजों की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट हुई कि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक क्या कह सकते हैं आप, मुखौटा है। वास्तव में सारा के सारा प्रशासन कहां से चल रहा है? इंग्लैंड से चल रहा है। बात समझ रहे हैं? एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो जो एक्ट मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपको सिर्फ मुख्य मुख्य बातें याद रखनी है। जैसे मैंने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और बंगाल का गवर्नर जनरल याद रखिए। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। 1813 का एक्ट याद रखिए, जिसमें आप ये याद रखेंगे कि भारत में पहली बार ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजने की अनुमति इसी एक्ट के तहत मिली। साथ ही साथ भारत के अंदर कंपनी ने जितने भी प्रदेश जीते थे उन पर सीधी सत्ता किसकी स्थापित हो गई? ब्रिटिश क्राउन की स्थापित हो गई। ये दो बातें याद रखिए, सारा एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट याद रखना जरूरी नहीं है। अगला जो बड़ा एक्ट आता है वो आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे ये तीन अलग अलग प्रेसिडेंसियां काम करती थी, तीनों इंडिपेंडेंट थी, तीनों का अपना अपना गवर्नर होता था। अब क्या हुआ, क्योंकि अंग्रेजों का शासन जो है वो भारत के अंदर बहुत मजबूत हो रहा था, तो अब आप बार बार उसको बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्यों बांट रहे हैं? उन्होंने कहा भाई हम तो अब इसको पूरे एक इंडिया की तरह ट्रीट करेंगे, एक इंडिया कॉलोनी की तरह ट्रीट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर भारत बंगाल का गवर्नर जनरल जो शब्द था, बंगाल का गवर्नर जनरल, इस शब्द को हटा के अब नई पोस्ट बनाई जिसका नाम रखा भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि अब जो गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल होगा। हर प्रेसिडेंसी में अलग अलग की नियुक्ति नहीं की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। 1813 में था ना, इन्होंने कहा भाई अब ब्रिटेन जो है और कंपनियों को भी वहां पर व्यापार करने की छूट दे सकता है। अंग्रेजों को भारत में मुक्त प्रवेश की अनुमति, अंग्रेज इंग्लैंड से जितने चाहे जब चाहे बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के दखलंदाजी के आ सकते हैं। यानी कि अब भारत में कोई भी ब्रिटिश कंपनी आके अपना धंधा शुरू कर सकती थी। भारत के अंदर होने वाली दास प्रथा को समाप्त किया गया। भारतीयों की सरकारी सेवा में भर्ती और भर्ती का आधार योग्यता को रखा गया, मतलब ग्रेजुएशन, 12वीं पास, 10वीं पास जो अपन आज करते हैं ना, वो योग्यता का आधार अंग्रेजों ने अपनी रिक्वायरमेंट, जो क्लर्क की रिक्वायरमेंट होती थी या फिर जजों के नीचे काम करने वाले मुंशी की रिक्वायरमेंट होती थी, उसमें भारतीयों को नौकरी देना शुरू किया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और भारत का ये प्रथा, पहला जो गवर्नर जनरल बना, भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना वो बना विलियम बेंटिक। कौन बना? विलियम बेंटिक। ये वही विलियम बेंटिक है जिसने 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए बनाया था, राजा राम मोहन राय के कहने पर। बात समझ रही है? वही विलियम बेंटिक है। तो 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। इसी के साथ देखो, भारत के अंदर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसने मैकाले ने आगे चलकर भारत में भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा में कैसे दीक्षित किया जाए इसके लिए अपने सुझाव दिए थे, जिसे मैकाले शिक्षा पद्धति कहा जाता है। आज भी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, ये सब मैकाले शिक्षा पद्धति ही कहलाती है। तो भारत में प्रशासन को सेंट्रलाइज कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया, और गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल होगा, वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, उसको ऐसे अधिकार दे दिए। तो 1833 का एक्ट पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है। अभी तक क्या था? अलग अलग था, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और जिसको आप कह सकते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी। अब क्या है? पूरा के पूरा भारत जो है वो एक कॉलोनी के रूप। अगला जो बड़ा अधिनियम आता है दोस्तों, वो आता है 1858 में। इससे पहले देखो क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर आए थे, जिसको आप लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानते हैं, उसकी जो एग्रेसिव नीतियां थी उसने भारतीय राजाओं को नाराज किया, भारतीय सैनिकों को नाराज किया और एक बहुत बड़ी म्यूटिनी हुई, विद्रोह हुआ। अंग्रेजों की किस्मत अच्छी थी कि ज्यादा भारतीय राजा जो हैं उन्होंने अंग्रेजों से बगावत नहीं करी, वो अंग्रेजों के स्वामी भक्त बने रहे, इसलिए अंग्रेजों के पांव यहां से उखड़े नहीं, बच गए। परंतु अब ब्रिटेन ने सोच लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल यहां पे खत्म हो जाता है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉक्सी बना के हम वहां से शासन करें, कोई जरूरत नहीं है, अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड में करेंगे और हम खुद जाके
वहां पर शासन करेंगे। अब भारत को आधिकारिक रूप से ब्रिटेन की एक कॉलोनी, एक उपनिवेश घोषित कर दिया जाएगा। देश के बाहर देश की टेरिटरी, उसको उपनिवेश कहा जाता है। आपका देश है और आपके देश से 1000 किलोमीटर दूर एक कोई भूमि है, लैंड है, कोई देश है, वहां पे आपके देश का कानून चलता है, तो इसको कॉलोनी या उपनिवेश कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत शासन अधिनियम जो 1858 में लाया गया, इसके अंतर्गत भारत में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश मोनार्की ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। भारत के अंदर उन्होंने ब्रिटिश क्राउन का एक जो प्रतिनिधि बनाया, उसको प्रतिनिधि को उन्होंने बोला वॉइस रॉय। क्या बोला? वॉइस रॉय। वॉइस रॉय जो है आप कह सकते हैं जो गवर्नर जनरल होता था ना, मतलब गवर्नर जनरल का ही नाम अब क्या हो गया? वॉइस रॉय हो गया। साथ ही साथ अब मैंने आपसे कहा ना ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब एक तरफ तो क्राउन है, ताज है, यानी कि ब्रिटिश राज परिवार है, और एक तरफ पार्लियामेंट है, संसद है। तो ब्रिटिश क्राउन ने तो अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसको भेजा? वॉइस रॉय को भेजा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपना रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया? भारत मंत्री। एक नई पोस्ट बनाई जिसको इंडियन मिनिस्टर बोला गया। इंडियन मिनिस्टर क्या करता था? इंडिया के अंदर जो भी बातें हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही है, उन सबकी जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता था। वॉइस रॉय क्या करता था? भारत के अंदर जो भी घटनाएं हो रही है, जानकारी होती है, वो सीधी ब्रिटिश सम्राट तक पहुंचाता। बात समझ रहे? इसीलिए वॉइस रॉय और भारत मंत्री। पहला वॉइस रॉय जो बना वो बना लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, तो इस अधिनियम के तहत सबसे बड़ा काम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया भारत के अंदर। अब ब्रिटिश क्राउन ने सीधा सीधा अपना शासन स्थापित कर दिया, भारत को अपनी कॉलोनी घोषित कर दिया। भारत के अंदर एक वॉइस रॉय का पद बनाया गया, पहला वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग बनाया गया। भारत के अंदर भारत मंत्री का पद बनाया गया, जो भारत के अंदर होने वाले कामों की जानकारी ब्रिटिश संसद को देता था। साथ ही साथ देखिए, भारत सचिव या इंडियन मिनिस्टर जो है, इसकी सहायता के लिए इंग्लैंड में एक इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई, जो इसकी मदद करती थी। भारत का बजट अब इंग्लैंड से बन के आने लगा। इंग्लैंड की पार्लियामेंट अब भारत का बजट बनाएगी। भारत के अंदर कितना व्यय होगा, कितना रेवेन्यू आएगा, कितना रेवेन्यू जाएगा, ये सभी हिसाब किताब अब इंग्लैंड के होगा। सिविल सेवा के अंदर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। सिविल सेवा है ना, प्रशासनिक व्यवस्था। आज की तारीख का आप यूपीएससी आईएएस एग्जाम जो समझते हैं, इसमें बकायदा भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। गवर्नर जनरल की जगह वॉइस रॉय की नियुक्ति की गई। पहला वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग बना। गवर्नर जनरल वॉइस रॉय की उपाधि वो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। मैंने आपसे कहा ना अभी कि वॉइस रॉय सीधा किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश क्राउन को। भारत मंत्री सीधा किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। कहने का मतलब है कि अंग्रेज अब भारत के ऊपर पूरी तरह से हावी हो गए। भारत के अंदर कौन सा कानून चलेगा, कौन सा कानून नहीं चलेगा, अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सारे ब्रिटिशर्स ही हैं, भारतीय नहीं है। बात समझ रहे? चलो कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए, 1857 की क्रांति के बाद, जैसा मैंने आपको उसमें लेक्चर में भी बताया था, भारत के अंदर एक तरह से आप देखिए एक बार बिल्कुल शांति आ जाती है। भारत के अंदर उस समय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे। बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा हो रहा था, पर दबी जुबान में अंग्रेजों का विरोध करता था। विरोध से ज्यादा उनकी बातों में अंग्रेजों की स्वामी भक्ति आती थी। कांग्रेस का गठन हुआ, नरम दल आया। अंग्रेजों की चापलूसी करना उनको ज्यादा ठीक लगता था, क्योंकि अंग्रेजों की वजह से भारत विकास कर रहा है, ऐसा उनका सोचना था। परंतु फिर नरम दल के बाद में गरम दल के लोग आए, जिन्होंने कहा नहीं, सत्ता चाहिए तो छीनना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। ऐसे में अंग्रेजों ने भी अपने कई सारे कानून लाके अपनी स्थिति को हमेशा मजबूती प्रदान करने का हमेशा कोशिश करी उन्होंने। और इसी कोशिश में एक बड़ा जो एक्ट आता है, वो आता है 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको मार्ले मिंटो अधिनियम बताया था, बट मैं फिर बता देता हूं इसका बैकग्राउंड क्या था। आपको पता है 1905 के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल का विभाजन किया, याद है ना? फिर 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग का गठन। 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन हुआ। और 1909 के अंदर ये मार्ले मिंटो एक्ट आया। अब मार्ले मिंटो एक्ट क्या था कि भाई भारत के अंदर जो मुस्लिम आबादी है, जहां जहां पर भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है,
वहां पर सेपरेट इलेक्शन मैनर यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाएगी। आप सीधी भाषा में ऐसा समझ सकते हैं, मुस्लिम बहुल प्रदेशों में चुनाव लड़ना, वहां का रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को होगा। दूसरा कोई धर्म का नेता वहां जाके अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब एक ही देश के अंदर आप एक कम्युनिटी को आप अलग कर रहे हैं बाकी से। बात समझ रहे हैं? क्योंकि 1905 से पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। 1905 में जब धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन भी हुआ तो भी हिंदू और मुस्लिम लगातार मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे, विदेशी कपड़ों की होलियां जला रहे थे, एक दूसरे को बकायदा वो रक्षा सूत्र बांध के अपनी एकता का परिचय दे रहे थे। परंतु एक धड़ा ऐसा भी था मुस्लिमों का जो कहता था कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, हमें एक सेपरेट पार्टी बनानी चाहिए। अंग्रेजों की शह पर 1906 में मुस्लिम लीग बनी, तो अंग्रेजों ने वादा किया कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ अलग से प्रोविजन करेंगे ताकि आपकी पॉलिटिकल स्थिति मजबूत हो। बदले में मुस्लिम लीग ने भी अपना एक ही एजेंडा रखा कि हमें मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति लॉयल बनाना है, अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त रहना है, हम कभी इनसे बगावत नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने इसका रिवॉर्ड भी दिया। 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, उसने कहा हम इसको नहीं मानेंगे। पर जो भी है, आगे चलकर मार्ले मिंटो एक्ट जो है 1916 के अंदर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अंदर स्वीकार कर लिया गया। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल कही जाती है। तो देखिए उस समय वॉइस रॉय कौन था? मिंटो। और भारत सचिव कौन था? मॉर्ले। पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो मुसलमानों के लिए किया गया, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर भी मुस्लिम व्यक्ति सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया गया। इस एक्ट के बारे में नेहरू जी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, कि सांप्रदायिकता को संस्थागत बना दिया है, कि हमारे देश के अंदर ये जो सांप्रदायिकता है, जो कम्युनलिज्म है, इसको अब इन्होंने एकदम स्थायी बना दिया है। मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, ये कहना था महात्मा गांधी की, क्योंकि इससे सीधे तौर पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रभावित होती थी। फिर देखिए जब 1916 के अंदर कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया गया पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया, तो अंग्रेजों की हिम्मत और बढ़ी। उन्होंने क्या किया? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या रिफॉर्म भी कहा जाता है, वो लेके आए। इसके अंतर्गत मॉन्टेग्यू तो जो था उस समय वो भारत सचिव था, जबकि चेम्सफोर्ड जो था वो तत्कालीन वॉइसराय था। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अब भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब भारतीय सदस्य उसमें नियुक्त किए जाने लगे। गवर्नर जनरल की काउंसिल 1858 के अधिनियम में बनाई गई थी, पर उस समय उसमें भारतीय नहीं होते थे, अब उसमें होने लगे थे। इस अधिनियम के तहत अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने? 3 मेंबर होंगे। 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के अकॉर्डिंग 2 मेंबर बनाए थे, फिर एक और बढ़ा दिया इन्होंने। प्रांतों के अंदर इन्होंने द्वैध शासन, जो भी प्रोविनेंस थे ना, प्रांत जो थे, जैसे उस समय था मिडिल प्रोविंस, वर्तमान का एमपी, बंगाल, ओडिशा, इस प्रकार से, तो वहां पर इन्होंने कहा कि लोकल प्रशासन अलग चलेगा, साथ ही साथ सेंटर के जो नियम है वो भी लागू होंगे। तो प्रांतों के अंदर दोहरा शासन इन्होंने चलाया। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रांतों के अंदर दोहरा शासन, ठीक है। प्रोविंसेस के अंदर डायरकी कब चलाई गई? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में। अब देखो इसकी मेन हाईलाइट क्या है? मेन हाईलाइट ये है 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी ना, इसके अंतर्गत 1919 में सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, एंग्लो इंडियंस को और पारसियों को, इनको भी भारतीय समाज में रहने के बाद भी अलग निर्वाचन प्रणाली दे दी। क्लियरली भारतीय समाज को धर्म के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इससे इंडियन यूनिटी तो रही नहीं ना, यूनिटी को ब्रेक कर दिया इन्होंने, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के वापस रिव्यू के लिए कि भाई ये कानून भारत के लिए किस प्रकार से सही है, किस प्रकार से गलत है, इसके लिए हम एक और 10 साल के अंदर एक कमेटी बनाएंगे। तो आपको याद है मैंने आपको साइमन कमीशन पढ़ाया था, तो साइमन कमीशन का गठन ही किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की क्या सार्थकता है उसके लिए। ओके,
तो ये था आपका कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन इसका पूरा रिव्यू लेता है, पूरा निचोड़ बनाता है और लंदन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। साइमन कमीशन का भारत में बहुत विरोध होता है क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर एक भी भारतीय नहीं था। चलो कोई बात नहीं, फिर भी 1930, 31 और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, गोलमेज सम्मेलन होते हैं। कांग्रेस जो है या गांधी जी कह दीजिए, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, बाकी पहले में और तीसरे में भाग लेते नहीं है। तो कांग्रेस की अनुपस्थिति में ही बाकी जो सारे दल जो भारत से आए थे, चाहे हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी, सिख सभा थी, पारसियों की तरफ से, दलितों की तरफ से भीमराव अंबेडकर, ये सब लोग जो थे इन्होंने आपस में बैठकर चर्चा की और अंग्रेजों ने फाइनली एक बड़ा संविधान बना के भारत को सौंपा। एक व्यापक संविधान, एक बड़ा संविधान जिसके अंदर भारतीय अधिकार, भारत के अंदर चुनाव व्यवस्था, भारत के अंदर जगह जगह से नेता किस प्रकार से चुनकर आएंगे, प्रांतों में किस प्रकार से सरकारें बनेंगी, इन सभी का जिक्र था। तो ये बड़ा संविधान का जो पुलिंदा था ये आया 1935 के भारत शासन अधिनियम की बदौलत, इंडिया रूलिंग एक्ट 1935। इसके अंदर क्या हुआ देखो, बहुत बड़ा था ये। 321 आर्टिकल यानी धाराएं, 15 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स और 10 परिशिष्ट यानी पार्ट थे। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक अखिल भारतीय परिसंघ की कल्पना की, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर बहुत सारे प्रांत मिलकर एक भारत देश का निर्माण करते हैं। इसमें 11 गवर्नर, 6 मुख्य आयुक्त और भारतीय राज्यों को शामिल किया गया। ये कौन है, 11 गवर्नर जो ब्रिटिशर्स होंगे, मुख्य आयुक्त जो कमिश्नर होंगे, आईएएस ऑफिसर होंगे, भारतीय राज्य यानी भारत के राजा जो हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे। देशी राज्य परिषद 52 सदस्य चुन सकेंगे। जो देशी राज्य हैं, ये जो रियासतें हैं, ये भी अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है यहां पर भेज सकेंगी। देशी राज्य इस परिसंघ में शामिल हो या ना हो उनकी मर्जी है, हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे कि इस यूनियन ऑफ इंडिया में, इस भारत संघ में आप लोग शामिल हो जाइए। केंद्र के अंदर द्वैध शासन लगाया गया। इस अधिनियम की बड़ी हाईलाइट क्या है, केंद्र में दोहरा शासन, यानी कि अब क्या हुआ, सेंटर के अंदर, जैसा आपको पता होगा कि कानून बनाने के लिए तो अंग्रेज हैं, कानून तो ब्रिटिश संसद से बनकर आएंगे, कानूनों को लागू करने के लिए बकायदा सरकार का गठन होगा, इस सरकार में भारतीय होंगे। तो कानून कोई बना रहा है, उसको लागू कोई कर रहा है, रेवेन्यू अंग्रेज वसूलेंगे, न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में होगी। तो दोहरा शासन कहां पर, सेंटर में। बात समझ रहे, पहले 1919 में सेंटर, ये दोहरा शासन कहां था, प्रांतों के अंदर। तो बहुत ज्यादा याद रखना इसको कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में दोहरा शासन लगाया गया। साथ ही साथ इन्होंने विषय बांट दिए, कानून कौन कौन बना सकता है, कि भाई आपकी सरकार भी कानून बना सकती है और हमारे जो गवर्नर वगैरह है, वायसरॉय है, वो भी कानून बना सकते हैं, परंतु तुम कौन से विषयों पे कानून बना सकते हो वो हम तुमको बता देते हैं। तो इन्होंने क्या, 2 लिस्ट बनाई, एक लिस्ट बनाई आरक्षित और दूसरी बनाई हस्तांतरित। आरक्षित विषय जो थे उनके ऊपर सिर्फ जो वायसरॉय है और उसकी काउंसिल है या ब्रिटिश पार्लियामेंट है वही अधिकार बना सकती है। आरक्षित के अंदर क्या था, रक्षा, विदेश, धर्म, गवर्नर जनरल, इन सब के क्या अधिकार होंगे, इन सब के क्या कानून होंगे, ये सब प्रशासनिक विषय होंगे जिन पर भारतीयों को कोई अधिकार नहीं होगा। भारतीय लोग क्या करेंगे, नॉर्मल आपके लोकल जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आप कानून बना सकते हो। तो ऐसा करके इन्होंने क्या किया, ये भारत शासन अधिनियम साथ में दिया। इसमें देखो एक बड़ा जो कहते हैं ना, जो मतलब आज भी भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, SC ST के लिए, ओबीसी के लिए नहीं, ओबीसी बाद में आता है, SC ST के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इसमें क्या हुआ कि जो टोटल सीटें थी उसके अंदर SC और ST वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया। अब देखो SC और ST होते कौन है, SC यानी कि अनुसूचित जाति, इसका मतलब यह है कि समाज की मुख्य धारा, शहर, गांव, ढाणी में रहने वाले वे जातियां जो समाज की अन्य जातियों के साथ रहते हुए भी बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको अपने मूल अधिकार नहीं मिलते हैं, समाज में उनको छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें समाज के अंदर बहिष्कृत किया जाता है, उनके नहाने का, पीने का, मंदिर वगैरह सब कुछ अलग होते हैं।
तो समाज में रहकर भी समाज के अधिकारों से जो वंचित है वो अनुसूचित वर्ग है। एसटी, अनुसूचित जनजाति, ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से दूर रहते, जो समाज के अंदर कोई नगर गांव शहर में नहीं रहते, वो जंगलों में रहते, उन्होंने वहां पे अपने नियम कायदे अपने संविधान बना रखे, है ना, उनको भी भारत की मुख्य धारा में लाना जरूरी है, तो उनको बोला गया अनुसूचित जनजाति। इनके लिए अलग से सीटें आरक्षित की गई ताकि इनके रिप्रेजेंटेटिव जो है संविधान सभा में आकर या सरकार में आकर अपना बात रख सके। मुसलमानों के लिए भी 33% स्थान जो है वो सिक्योर कर दिए गए कि भाई इतनी सीटें जो हैं आपके इन प्रदेशों के लिए बिल्कुल सेफ रखी जाएंगी। तो ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। आज का भी जो हमारा संविधान है, हमारा वर्तमान संविधान आप कह सकते हैं, हमारा वर्तमान संविधान सर्वाधिक प्रभावित है, सर्वाधिक प्रभावित है किससे? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। बल्कि मैं ऐसा कह दूं तो कुछ गलत नहीं होगा कि एक तरह से हूबहू नकल है। ऑलमोस्ट हमारे आज के संविधान के 70% जो प्रोविजंस हैं वो इसी अधिनियम से एज इट इज कॉपी कर लिए गए। बात समझ रहे हैं? तो स्वतंत्रता से पहले ही आप समझें कि भारत के संविधान का निर्माण अंग्रेज कर चुके थे। आप कई बार सुनते होंगे कि हमारा कानून हमारा थोड़ी, ये तो अंग्रेज बना के गए थे। कुछ हद तक ये बात सही भी है। साइमन कमीशन विरोध क्यों हुआ? उसमें भारतीय नहीं था। गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस जैसी पार्टी भाग ही नहीं ले रही है। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से पुलिंदा बना के 1935 का भारत शासन अधिनियम आपके सामने रख दिया। आपको जब संविधान बनाने का मौका मिला तो आपने बिल्कुल क्या किया? इसी संविधान को 1935 के भारत शासन अधिनियम को आदर्श मान के अपना पूरा संविधान बना दिया। तो कहा ही जाएगा कि भाई आपका संविधान तो अंग्रेजों ने बनाया। बात समझ रहे हैं आप? हालांकि इसके बारे में उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अधिनियम पूर्णतः सड़ा गला है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके बारे में कहा था यह अधिनियम पूर्णतः सड़ा गला और कचरे के डब्बे में फेंकने के योग्य है। फिर भी जो भी परिस्थितियां उस समय रही, आगे चलकर हमें इसे मानना पड़ा। अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता से पहले, जस्ट पहले, हमारा जो आखिरी एक और अधिनियम अंग्रेज जो लेकर आए थे वो था 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए तो उन पर जिम्मेवारी थी कि शांतिपूर्वक अंग्रेज भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर दे, और ये मुस्लिम लीग जो मांग उठा रही है कि मुसलमानों को एक पृथक देश चाहिए, वो इनको क्या देना है नहीं देना है तुम बैठ के डिसाइड कर लो। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू तीनों एग्री हो गए थे कि पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया जाए। हालांकि महात्मा गांधी का कहना था विभाजन अगर होगा तो मेरी लाश पर होगा। फिर भी भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो माउंटबेटन के प्रस्ताव पर ब्रिटिश संसद ने पास कर दिया। इसके अंतर्गत इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो है उसने जो है भारतीय आया और भारत का गवर्नर जनरल या वायसरॉय बनकर आया। इस अधिनियम को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा गया और इसमें 3 प्रमुख बातें थी। पहला कि भाई भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र बनेंगे, धर्म के आधार पर इनका विभाजन कर दिया जाएगा। भारतीयों को सत्ता अंग्रेज जो है, जो भी अंतरिम सरकार बनेगी वो सौंप के अंग्रेज वापस अपने देश चले जाएंगे। तीसरा, देशी रियासतें जो हैं वो स्वतंत्र होंगी, वो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दे। तो ये था 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। लॉर्ड सैमुअल ने इस अधिनियम को बिना युद्ध शांति संधि के रूप में भी वर्णित किया है। स्वतंत्र जब हो गए तो फिर से भारत में गवर्नर जनरल की इस पोस्ट थी, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। कई बार ये सवाल पूछते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन बना। इसके बाद अगर आपसे ये पूछ ले स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? ये तो विदेशी थे ना। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। और उसके बाद 1950 में जब संविधान आ गया तो ये गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रपति का पद आ गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर जो है वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि 1947 के भारत शासन अधिनियम के बाद अब अंग्रेज जो हैं वो भारत के अंदर अब संविधान बनाना बंद कर देंगे। अब संविधान बनाने की व्यवस्था
कौन करेगा? अब भारतीय लोग खुद करेंगे। आपको मैंने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव बताया था, संविधान सभा वगैरह सब चीजें बताई थी। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से भारत में अंग्रेजों ने आकर भारत के लोगों को कानून बनाना सिखाया, भारतीय लोगों के लिए कानून बनाया, और इसी प्रथा पर आगे चलते हुए भारतीय लोगों ने अपने लिए एक संविधान का गठन किया। यह संविधान आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये कई चीजों से, कई दुनिया के देशों के संविधानों से प्रभावित है। तो किस प्रकार भारत ने अपने यहाँ पर संविधान बनाने की इस प्रक्रिया को अंजाम दिया, मैं इस पर बात करूंगा। बट ये चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो ये। तो दोस्तों, फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।